ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करें क्या आज क्लास? हाँ जी, मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया? सर स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी क्वेश्चंस करे थे। ओके, कंप्लीट हो गया था वो, है ना? स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आई थिंक कोई नया फंक्शन स्टार्ट करवाया था क्या? आई थिंक नहीं करवाया था। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया ना। तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास है, और जैसे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो उसको डिफाइन पहले कर लेते हैं। डिफाइन करने का तरीका होता है y बराबर f ऑफ x मॉड x बाई x। अगर मान लिया कि x मेरा ग्रेटर, सॉरी, नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस विल बिकम 0 अगर तुम्हारा x अगर 0 के बराबर है, ठीक है। दो बातें होती हैं कि y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x होना चाहिए। अगर मान लो x 0 के बराबर नहीं, और कुछ लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं। एक तो ये तरीका डिफाइन करने का ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका ऐसे भी होता है कि इसमें ऐसे भी लिखा होता है y बराबर f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अगर हमारा x जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो अगर 0 को इंक्लूड नहीं किया, क्यों? क्योंकि y बराबर 0 होता है जब x 0 के बराबर होता है। तो मान ले कि तुमने पढ़ा होगा, तो मैंने पढ़ा है कि मॉड x बराबर x होता है अगर x नॉन नेगेटिव होता है, बट यहाँ पर पॉजिटिव की साइन लिया। क्यों? क्योंकि 0 पर ये 0 वैल्यू होगी। तो मैंने अभी ग्रेटर देन 0 लिया, तो वहाँ पे x हो गया। तो ये x बाई x 1 के बराबर होते हैं। फिर y बराबर 0 होगा अगर x 0 के बराबर हो जाए, सही। एंड दिस विल बिकम -1 अगर मेरा x जो है वो लेस देन 0, ठीक है। तो ये भी डिफाइन करने का तरीका है, सिग्नम x को डिफाइन करना है, ठीक है। अब ग्राफ कैसा दिखाई देगा? इसका ग्राफ हमें याद करना है सारे फंक्शन, ठीक है। तो ग्राफ हमें दिखाई देगा ऐसा। हमें ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। यहाँ पर तीन चीजें आ रही है। एक तो तुमको दिख रहा है यहाँ से, एक तो ये लाइन देखो, y बराबर 1 लाइन दिखाई दे रहा है। एक है y बराबर -1 लाइन दिखाई दे रहा है, और एक है y बराबर 0 इफ x बराबर 0। ये तो एक पॉइंट हो, कौन सा पॉइंट हो? ऑफ कोर्स ये पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए, 0 तो उसी पॉइंट पे यस ओरिजिन होना चाहिए। तो अब इन तीनों जो पॉइंट्स को मैंने मिला लिया। तीनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद मेरा ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फर्स्ट एक्सप्लेन, देखो ये हमारा y है, ये हमारा x है, ठीक है। अब तुम ऐसे सोचो कि y बराबर 1 लाइन ऐसे होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल, दिस इज y हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और y बराबर -1 लाइन ये वाला लाइन होगा, और y बराबर 0 और x बराबर 0, तो वो वाला पॉइंट ये वाला, ये, ठीक है। अब इसने बोला क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो। इसने बोला है कि y बराबर 1 लाइन तुमको यूज करना है, लेकिन तुम्हारा x पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव होने का मतलब है कि y बराबर 1 लाइन में यूज कर सकता हूँ जब मेरा x पॉजिटिव। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हमारे किसी काम का नहीं, हटा दिया है, इसको हटा दिया, यूज कर दिया। और यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो इस लाइन पे वैल्यू आएगा वो हॉलो सर्कल में आएगा, क्योंकि तो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये फैक्ट हुआ। उसी तरह से y बराबर -1 जो लाइन है वो तभी मतलब इफेक्टिव होगा जब तुम्हारा x नेगेटिव हो जाए। x नेगेटिव होने का मतलब है कि तुम्हें ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। तो मिलाने के बाद मेरा ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। देखो अगर तुमको लॉजिकली समझ में आया है तो ग्राफ मेरा ऐसा दिखाई देना चाहिए, ठीक है। दिस इज y, दिस इज x। क्या बोला था उसने? y बराबर 1 लाइन लेना है लेकिन x को पॉजिटिव रखना, तभी जाकर प्लेस। तो पीछे वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया था, तो मेरा जो ग्राफ दिखाई देगा y बराबर 1 लाइन ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये तो था ही पिक्चर 0 0, और y बराबर -1 वाला जो पॉइंट होगा वो, सॉरी -1 वाला जो लाइन होगा उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट काम में आएगा पिक्चर। तो बस ये ग्राफ दिखाई देगा। अगर तुम इस ग्राफ को देखो जो मैंने ऊपर बना रखा है, इस पार्ट को रिमूव कर दो, यहाँ से हटा दो,
और यहाँ से इस पार्ट को दिखा, ऐसा ग्राफ दिखाई दे, तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, करेक्ट है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम एक्स, वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। सिग्नम एक्स लिखो, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, SGM भी लिख देते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, तुम्हारे जो मन में लिखे। तो सिग्नम एक्स का ये ग्राफ होता है, वाई बराबर ग्राफ होगा, ठीक है, और ये वाई बराबर माइनस, ठीक है, और ये हो गया 0, तो बस ये ग्राफ हमारा कंप्लीट है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन? तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, क्योंकि एक्स का कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने पूरा नेगेटिव नंबर कवर करके दे दिया, इसने 0 कवर करके दे दिया, इसने 0 से आगे कवर करके दे दिया, तो पूरा ग्राफ कवर हो गया, पूरा एक्स एक्सिस कवर हो गया। और एक्स एक्सिस पे ही प्रोजेक्शन क्या कहलाता है, डोमेन क्या कहलाता है, ऑल रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा इसका? तो रेंज हो जाएगा सिर्फ 3 ही वैल्यू देगा, -1 लेगा या तो 0 देगा, तो डोमेन हो गया रेंज खत्म, बस एज सिंपल एज। तो अब इसके बाद क्या करना है, तो देखो जैसे अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिग्नम साइन x -2 इसका वैल्यू कितना है, तो क्या कितना होगा, कौन सी बताओ भाई, हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ज्यादा तो दिमाग में पानी के लिए। देखो भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये जो दिखता है पार्टिकुलर जो चीज है, तो ये हमेशा -1 से 1 के बीच में, मतलब ये जो वैल्यू होता है ये हमेशा -1 से 1 के बीच प्रोड्यूस करेगा। अब अगर मान लो कि कोई वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच है और उसको मैंने उस समझ में क्वेश्चन, समझ में क्या बोला है? साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच लाई करता है, तो साइन एक्स -2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? वो लाई करेगा तुम्हारा इस तरह से -3 से -1, मतलब ये क्वांटिटी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो अगर तुमको मैंने भी क्या पढ़ाया, इस सिग्नम के अंदर अगर ये क्वांटिटी अगर दिस विल बिकम -1, अगर ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब कि ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। सिग्नम के अंदर का जो क्वांटिटी है वो अगर नेगेटिव है, इसका मतलब इसका आंसर कितना होना चाहिए? वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा सिग्नम के बारे में, कहानी समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। तो अगला टाइप ऑफ फंक्शन है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GIF, ठीक है। और इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं, तो y बराबर f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये बॉक्स ऐसे लिखा होगा, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, दिस डिनोट्स GIF, तो समझ जाना है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात, ठीक है। समझ पाते हैं क्या? यस सर। फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, तो फंक्शन डिफाइन इसमें ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने x का वैल्यू लिया, चलो मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिया 0.964, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू लिया 0.23 लिया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0, x का वैल्यू लिया 0.001, तो ये x 0 ही देगा। x का वैल्यू 0 ले लिया तो भी ये आंसर कितना देगा, मतलब 0। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा 0 है, और 0 भी इंक्लूड कर लो, और ये 0 और 1 के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू रखा, जैसे 1 छोड़ 1 अगर रखा, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मान लो x का वैल्यू 1 लिया, तो ये वैल्यू 1 दे देगा, तो फिर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब कि 0 इंक्लूडेड है और 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर दे दो, तो ये हमेशा आंसर कितना देगा, 0 देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बस ऐसे सेम लॉजिक से अगर मान लो x मेरा 1 से 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना देगा, तो 1 दे देगा, ठीक है। सेम लॉजिक से अगर मान लो -1 से 0 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना देगा, तो -1 देगा, ठीक है। ओके, अब इन सारी बातों को मैंने क्या किया, ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, ठीक है। अभी तो मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बाद में एक और एडवांस तरीका भी देखेंगे इसको ड्रॉ करने का, बट यहाँ पे फोकस करो।
तो ग्राफ में कुछ ऐसे दिखाई देगा। सो दिस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया 0, ये हो गया -1, सॉरी +1, ये +2, ये +3, ये +4, इधर हो जाएगा -1, ठीक है। ये हो जाएगा -2, ये हो गया -3, ऐसे यहाँ पर +1, +2, +2, फिर ऐसे ही -2, -2, -3, ठीक है। डायग्राम ऐसे प्रॉपरली बना दो, ऐसे भी एक हो जाती है ऐसे। Yes. हाँ, तो अब करना क्या तुम लोगों को कि जैसे उसने क्या बोला कि अगर मेरा 0 और 1 के बीच में मेरा 0 पे क्लोज लगाना है और 1 पे ओपन लगाना है, तो उस केस में हमारा y हमेशा 0 होगा। x अगर 0 से 1 के बीच में तो y कितना आ रहा है 0, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरा x अगर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो मेरा y 1 आ जाएगा। अगर मेरा x अगर 2 से 3 के बीच में, तो मेरा y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ। ऐसे ही यहाँ पर भी पैटर्न दिखता रहेगा, इसका पैटर्न, ठीक है। ऐसे नेगेटिव साइड में अगर -1 से 0 के बीच में, तो आंसर -1 के बराबर होगा। अगर -2 से -1 के बीच में, तो आंसर -2 के बराबर होगा। अगर -3 से -2 के बीच में, आंसर -3 के बराबर होगा। तो जो ग्रीन वाला ग्राफ दिख रहा है वो तुम्हारा ग्राफ हो गया ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एक्स ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद इसका डोमेन क्या होगा बताओ भाई जल्दी। डोमेन कितना ऑल रियल नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। रेंज कितना हो जाएगा तो इंटीजर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, रूट्स का मतलब होता है कि जैसे कोई भी ग्राफ मुझे दिया हुआ है, जैसे किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। देखो इसको ऐसे सोचो, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब अगर मान लो कोई ग्राफ मुझे दिया हुआ है, उसने जितनी बार एक्स को कट किया, जैसे मान लो यहाँ पे इसने 1 2 3 बार कट किया एक्स को, तो ये मान लिया अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो मैं अगर तुमसे बोलूंगा कि ये y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो मुझे बताओ कि एफ ऑफ एक्स बराबर 0 इस इक्वेशन का कितना रूट हो, तो क्या बोलोगे आंसर 3 रूट्स। कोई भी फंक्शन ग्राफ अगर जितनी बार एक्स को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे एफ ऑफ एक्स बराबर 0, सही है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि x बराबर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 0 है, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होने चाहिए, कितने होंगे, कितनी बार x को कट कर रहे हैं। हमारे पास ग्राफ सामने बना हुआ है, ये रहा सामने। हाँ जी बताओ कितनी बार x को कट कर रहे हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कोई बच्चा बता सकता है आंसर, किसी को आंसर आ रहा है तो उसको बता दो। सर 1 टाइम, बिल्कुल नहीं। देखो भाई इनफाइनाइट रूट्स होंगे इस बार। देखो ये वाला जो यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा पोर्शन तो कोइंसाइड ही कर गया ना, ये तो पूरा कट ही कर गया, तो 0 से लेकर 1 तक पूरा आंसर होगा। इसका मतलब 0 से 1 के बीच इसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रूट्स होगा इनफाइनाइट। और वैसे भी तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए x बिलोंग्स टू 0 से, सॉरी यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। दैट्स व्हाई ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का टोटल नंबर ऑफ रूट्स हो जाएगा इनफाइनाइट। ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये तो समझ आ गई। अब एक प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ाऊंगा, पहले लेट मी फर्स्ट कंप्लीट थोड़ा सा पहले एक बार कवर करवा रहा हूँ। अगला एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा डेफिनेशन का क्या होता है, अच्छा अपने मन से कहीं पर ऐसा ब्रैकेट लिख के छोड़ दिया तो हम अपने मन से मानेंगे नहीं उसको, जब तक क्वेश्चन में ये चीज ना लिख पाओ। क्वेश्चन में ये भी मेंशन होगा
दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट x। ऐसा क्वेश्चन में लिख के आएगा तो समझ जाना कि वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की बात चल रही है वहां पे। अच्छा, यहाँ पे इसका डेफिनेशन होता क्या है? उसका डेफिनेशन होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x। ये होता है हमारा y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डेफिनेशन। ठीक है। अच्छा, अब तुम ऐसे सोचो, अब चलो एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लिया मैंने लिया 6.94, तो 6.94 का जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा वो कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 0.94 0.94 ऑब्वियसली, हाँ 0.94 होगा। बहुत ही आसान है इसमें। देखो देखना है आसान क्यों है इसमें, कि तुमको प्रॉपर डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन मैंने क्या सिखाया है? डेफिनेशन मैंने सिखाया है कि यहाँ पर ये x का काम कर रहा है, ये देखो x का काम कर रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? x में से घटाना पड़ता है किसको? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ x। तो यहाँ पर x का काम कर रहा है 6.94 माइनस 6.94 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल। तो 6.94 माइनस 6 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 0.9। ठीक है, पॉजिटिव साइड में कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में क्या होगा? तो ये बताओ 7.33 क्या होना चाहिए आंसर? बताओ इसका आंसर कितना होगा? 60.67 ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर रहे हैं। वो क्या बोलेंगे? आंसर माइनस 0.3। गलत। आया, क्योंकि ये देखो हमेशा कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पर भी जैसे तुमको कुछ समझ में नहीं है, तुम क्या करो, यही याद करो 7.33 लिया और माइनस 7.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो यहाँ से वैल्यू आया 7.33 और ये होता है -8 के बराबर हो जाएगा। नेगेटिव में -8 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो है ये -8 और -7 के बीच वाला नंबर है। दैट्स व्हाई आंसर भी -8। तो यहाँ पर क्या हुआ कि -7.33 और माइनस माइनस क्या हो गया? +8। तो 8 में से घटाया इसको, तो ये 0.67 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर। तो एक तो तुमको यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी आंसर पॉजिटिव ही आया इररेस्पेक्टिव ऑफ द x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे अगर पॉजिटिव नंबर है तो सीधा सीधा इंटीजर को छोड़ के जो बच गया उसको लिख लो आंसर। अगर नेगेटिव नंबर है तो शॉर्टकट तरीका क्या निकालोगे? ये जो 7 को छोड़ के जो बच गया उसको 1 में से घटा के लिखो, तो ये हो जाएगा 0.76। तो वैल्यू एक तो हमेशा पॉजिटिव आएगा चाहे x कुछ भी ले लो। दूसरा, अच्छा एक और एग्जांपल, जैसे मान लिया मैंने 6 लिया, 6 तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट तो है ही नहीं, तो आंसर इस पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ग्रेटर होगा, और 1 के बराबर भी कभी नहीं हो सकता है। 1 के बराबर भी नहीं होगा, तो यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। समझ में आया? ये एक फैक्ट हो गया। yes. चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब रही बात ग्राफ की। ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोग मुझे ये बताओ कि इसका वैल्यू कितना है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -e, एक तो इसका वैल्यू बताना है, और दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई कितना है? व्हाट इज द आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ई का वैल्यू अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो उसके लिए हमने कुछ ऐसा बोला था 2.71 कुछ ऐसे करके आता है, और पाई का वैल्यू भी आप लोगों को पता होगा 3.4 ऐसे करके आता है। हाँ, अब मुझे फाइनली आंसर बताओ जल्दी जल्दी फटाफट सारे बच्चे। पहले चलो ये सिंपल लग रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? 0.29। इसका 0.29। ओके चलिए, इसका आंसर कितना होगा?
0.86 नहीं 0.886 0.14 ही होना चाहिए, इसका तो पॉजिटिव नंबर ही है नहीं तो पाई के आगे नेगेटिव नहीं लगा रहा। हाँ भाई कितने बच्चे एग्री करते हो इन दोनों नंबरों से? यस सर। बाकी बच्चे भी आंसर बताओ भाई, बाकी बच्चे भी आंसर बताओ, क्या ये करेक्ट आंसर है क्या? यस क्या कुछ गड़बड़ है? कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हो कि हाँ ये करेक्ट आंसर है? आप लोग का स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने बच्चे एग्री करते हो इस बात से कि यहाँ पर जो आंसर बताया गया वो करेक्ट आंसर है? ओके हाँ जी बोलो भाई। सुरेंद्र बताओ भाई, क्या कुछ पूछना चाहते हो? सर ये आंसर करेक्ट है, उसके लिए हैंड रेज किया। ओके ओके चलो, मतलब मैक्सिमम बच्चे इसी के साथ है कि ये आंसर करेक्ट है। ओके देखो भाई, अब यहाँ पे चलो। हाँ तो सबसे पहली बात तो ये आंसर दोनों ही गलत आंसर है। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसके कारण देखो, ये जो ई है और ये जो पाई है दोनों ही इरेशनल नंबर है। सबसे पहला फैक्टर ये है, these two numbers are irrational। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। अभी तक जितना एग्जांपल मैंने लिया था, जैसे अभी हमने 3.94 लिया या 6.72 लिया, ये सारे के सारे नंबर किस टाइप के नंबर है? रैशनल नंबर, रैशनल, जो कि टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेटिंग है, तो इसका तो रैशनल नंबर है। अगर इवन ही अगर मान लो कि कोई बच्चा मेरे को बोले सर इसका इसके बारे में क्या ख्याल है, 995 ये किस टाइप का नंबर है, रैशनल की इरेशनल? हाँ जी बताओ, ये कितने बच्चों को पता है रैशनल है कि इरेशनल? रैशनल। हाँ रैशनल है, ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। देखो यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये और नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है इसका। हाँ तो रिपीटिंग अगर है तो इसको मैं रैशनल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली रैशनल नंबर ही है ये, तो इसको इसमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जैसे पाई का वैल्यू जैसे 3.14 है, अब 14 के बाद कुछ भी रैंडमली कुछ भी नंबर आ जाए, जैसे मान लो अब मुझे तो नहीं पता कि क्या क्या नंबर आ, 7 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये रैंडम आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर है, तो दैट्स व्हाई दिस नंबर इज इरेशनल नंबर हो गया है। मतलब मैं इसको कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, जबकि ये जो नंबर है मेरा, ये नंबर, इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे वो हम जीपी वगैरह में, अगर तुमने सीक्वेंशियल सीरीज अच्छे से पढ़ा हुआ है तो तुमको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। बट अगर नहीं पता तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे भी जरूरत नहीं उसकी, मैं उसको रिपीट भी नहीं करूँगा, उसको टाइम खराब नहीं। ठीक है देखो क्या कह रहा था आप लोगों से, एक हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा ये देखो, अब ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। अगर मेरे से कोई बच्चा बोलता है कि सर पाई का वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं और सिर्फ इतना ही ले लिया, इसका मतलब कि वो बच्चा मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सर ये रैशनल नंबर है, जबकि इरेशनल नंबर है। इसका मतलब कि इसका आंसर 0.14 नहीं हो सकता। तो अब जो कन्वेंशन पढ़ाया था उसी से चलो। तुमसे कोई पूछा कि पाई का वैल्यू कितना होगा, तो कन्वेंशन क्या पढ़ाया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सॉरी एक अगर मान लो किसी ने मेरे से पूछा इसका मतलब क्या होता है, तो मैं ये बोलूंगा बस। तो अगर मेरे से किसी ने पूछा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई का वैल्यू कितना होगा, तो पाई आएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई ले लो। अब पाई मतलब होता है 3.14, तो 3 और 4 के बीच का कोई ना कोई वैल्यू आ रहा होगा, दैट इज पाई। तो अगर पाई अगर 3 और 4 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई जो होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई का जो आंसर होगा वो होगा पाई -3। ये करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको हम 0.14 नहीं बोलेंगे। और अगर तुमको ये लॉजिक समझ में आया है
अब तुम इसका भी आंसर बता सकते हो, ये भी बहुत आसान, माइनस ई। लॉजिकली देखो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पे हमने एक्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, माइनस ई और माइनस ऑफ माइनस। अब ये रहा आपका -3, ये रहा आपका -2, इसी के बीच में कहीं माइनस ई आ रहा होगा। अगर माइनस ई -3 और -2 के बीच में है तो माइनस ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ -3, दैट इज माइनस ई एंड -3। हमारा आंसर होगा 3 - ई, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, आई समझ में आ, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं ग्राफ पे आता हूँ, तो ग्राफ में डायरेक्टली बनाऊंगा नहीं, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसा ग्राफ आता है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको। हमारे पास ये फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये सारा मैं लिख चुका हूँ। अब मैं तुमसे यहाँ पे x को 0 और 1 के बीच में लिया। अगर x मेरा 0 और 1 के बीच में है तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। उस केस में मेरा y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो x -0, दैट इज मैंने यहाँ पर लाकर 0 पुट कर दिया, तो मेरा y बराबर x के बराबर हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अगर मेरा x अगर 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 1 के बराबर होगा। उस केस में y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर हो जाएगा x -1। ठीक है, चलो और एग्जांपल मतलब कैसे काम चल जाएगा सर, बट एक बार और लिख लीजिए। 2 से 3 अगर लिया तो ये 2 के बराबर होगा, और अगर ये 2 के बराबर है तो y का वैल्यू हो जाएगा x -2 के बराबर। सारा यहीं से आ रहा है, इसी डेफिनेशन से। ये पॉजिटिव साइड में हुआ। ऐसे नेगेटिव में अगर देखोगे, जैसे एक बच्चा मेरे से बोलेगा कि सर -1 से 0 के बीच में, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा -1, और दिस इंप्लाई y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा x माइनस ऑफ -1, दैट इज x +1। ठीक है, और अगर मेरा x अगर -2 से -1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो -2 के बराबर होगा, और y बराबर हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट इज x माइनस ऑफ -2, दैट इज x +2 एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा ये पैटर्न, नेगेटिव साइड में पैटर्न हो गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्यों समझाया, इसके पीछे कारण देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि इस पे फोकस करो। ये y बराबर क्या बन गया, x बन गया। ये किसका इक्वेशन होता है, y बराबर x किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन। यस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, यस बहुत बढ़िया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और y बराबर सेम लॉजिक से y बराबर x -1 भी स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। तो अब मैंने क्या किया, ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। चलो भाई अभी ध्यान से देखते रहो, फॉलो करते रहो। देखो हुआ क्या, ग्राफ अभी हम अच्छे से बनाएंगे। पहले लेट मी फर्स्ट कंप्लीट। y बराबर x लाइन ऐसा लाइन होगा जो ओरिजिन से पास कर रहा होगा। फिर y बराबर x -1 का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। फिर सेम लॉजिक से y बराबर x -2 का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, और ऐसे ही फिर यहाँ पर x +1 का ग्राफ पीछे आ जाएगा, y बराबर x +1 का ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। और ये वाला पॉइंट हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया y बराबर x, ये हो गया y बराबर x -1, ये हो गया x -2, करेक्ट है। और ये वाला पॉइंट होगा 0, ये वाला पॉइंट होगा 1, ये होगा 2 एंड सो ऑन। ऐसे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे नेगेटिव साइड में -1 होगा, फिर -2 होगा, -3 होगा एंड सो ऑन, लाइन आता रहेगा। अब उसने बोला क्या है, उसने ये बोला है कि y बराबर x जो लाइन है ना हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखो, उसने बोला कि जब तुम्हारा x, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, उसने बोला कि y बराबर x लाइन तुम तभी यूज कर सकते हो जब तुम्हारा x जो है x वो 0 और 1 के बीच में लाई करे। उसमें भी 0 क्लोज होना चाहिए और 1 पे क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, दोनों बातें। तो अब यहाँ पे आ जाओ, तो y बराबर x लाइन कब यूज कर सकता हूं मैं, जब मेरा x 0 और 1 के बीच में। तो 0 पे ओपन लगाया, 1 पे, सॉरी 0 पे क्लोज लगाया, 1 पे ओपन लगाया, मतलब
ओपन लगाने का मतलब है कि 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा इस लाइन पर, y बराबर x लाइन पर, उसको मुझे ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट करना, और 0 और 1 के बीच में y बराबर x लाइन का इतना हिस्सा यूज होगा, इतना हिस्सा। आ रहे समझ में? ठीक है, चीजों को समझिए। उसी तरह से अगर मान लिया, फिर आगे देखो, अगर 1 से 2 के बीच में जा रहे हो, 1 से 2 के बीच में गए, 2 पे फिर से ओपन लगाया, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो भी ओपन बन जाएगा। बोला कि y बराबर x माइनस 1 आप यूज कर सकते हो, लेकिन कब यूज करना है? जब आपका आंसर देखो, y बराबर x माइनस 1 यूज कर सकते हो जब आपका x अगर 1 से 2 के बीच में, तो यहाँ पर 1 से 2 के बीच में y बराबर x माइनस 1 का कितना हिस्सा यूज हुआ, इतना हिस्सा यूज हुआ। तो ऐसी पैटर्न होता रहेगा, ऐसी फिर यहाँ पर भी ये पैटर्न बन जाएगा, ऐसे यहाँ पर ही पैटर्न बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो अब मैंने इन सारी बातों को, इन सारे पैटर्न को एक जगह पे ग्राफ में बना दिया। तो अब मेरा ग्राफ कैसा दिखाई देगा, देखो आगे नीचे ग्राफ स्ट्रेट लाइन। आप देखो हमारा ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, ग्राफ में कैसे दिखाई देगा, x पीछे देख सकते हो तुम, इतना हिस्सा यूज हुआ था, देखो ये यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, और सारे हिस्से को मिलाते चले, ये हो गया 0, ये हो गया 1, यहाँ से भी फिर से ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक है, क्यों हो रहा है, ग्राफ समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है? लॉजिकली हमने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करके, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, मैथ्स में रटने से कुछ नहीं होने लगता। ठीक है, समझोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही फिर ये पैटर्न चलता है। ठीक है, बस ऐसे ही चलने से काम चल जाएगा। यही पैटर्न बार बार रिपीट करवाते चले जाएंगे, यहाँ से फिर ऐसे, फिर नेगेटिव साइड में भी ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, और बस इसको आगे दिखाना है मेरे को कि ये रुकेगा नहीं, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता जाएगा ऐसे। इसका मतलब है कि ये पैटर्न बार बार ऐसे चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, और ऐसे इधर भी रिपीट होता रहेगा। ठीक है, खैर एनीवेज, ये वाला जो लाइन है ये हो गया y बराबर 1 लाइन होगा, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। ठीक है, अब साथ में एक और चीज ध्यान रखना है कि ये जो लाइन का इक्वेशन याद है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था, y बराबर x होता, फिर इस लाइन का इक्वेशन होता था y बराबर x माइनस 1, इसका इक्वेशन होता था x माइनस 2, इसका इक्वेशन होता था x माइनस 3। ठीक है, ऐसे ही इधर भी राइट साइड में हो गया, आप लेफ्ट में आ जाओ, तो इसका होगा y बराबर x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 3, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है, ओके। दूसरा इसमें एक और चीज है, जैसे सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस हैं, तो वैसे तो लाइन का इक्वेशन तुमने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वहां पे 11th क्लास में, तो इस फॉर्मेट में होता है y बराबर mx प्लस, उसमें हाँ, उसमें जो x का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी लाइन है, दुनिया पर कोई भी लाइन होगा, जैसे ये x एक्सिस है और दिस इज द लाइन l, अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जितना एंगल बनाता है उसका tan थीटा, मतलब कोई लाइन है वो पॉजिटिव x के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उसने थीटा एंगल बनाया, तो उसका tan थीटा निकाल लो, दैट इज स्लोप। ठीक है, तो यहां से तुम देख के और इक्वेशन से कैसे डिसाइड करोगे, तो इक्वेशन से डिसाइड करोगे कि x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा होता है, अब एक चीज पूछना है क्या, समझ में आ रहा है? अब
क्लियर है ना? एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, हाँ यस ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि लाइन, देखो अगर लाइन कोई एंगल बना रहा है, एंगल मेरे को पता है, तो उससे भी मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। अगर लाइन का इक्वेशन दे दिया तो एक्स का कोफिशिएंट जो होगा उसको देख के मैं स्लोप बता सकता हूँ। दोनों बातें करेक्ट है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे दो लाइन अगर पैरेलल लाइंस है, मान लो ये L1 है और ये L2 है, दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल कब होगा? जब दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर एक लाइन का स्लोप अगर M1 है और दूसरे लाइन का स्लोप अगर M2 है, तो दोनों अगर बराबर हो गया तो समझ जाना कि दोनों लाइन कैसा है? पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, वैसे पैरेलल में और भी कंडीशन होता है, बट जनरली तुम इतना मान लो पैरेलल, मतलब देखो लाइन में दो केस होगा। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे अगर बोलूं कि दो लाइन, ये सब मैं जान बूझ सकता हूँ क्योंकि बच्चे जो ज्यादा क्यूरियस है उनके लिए, ऐसा अगर लाइन दो लाइन कोइंसाइड कर गया है, कोइंसाइडिंग लाइन कौन सा लाइन होगा? जैसे 2x प्लस 3y प्लस 2 और 6x प्लस 9y प्लस 10। ठीक है, अब एक बात बताओ कि ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर b। ये दोनों लाइन किस तरह की लाइन होगी? कोइंसाइडिंग लाइन होगी या पैरेलल लाइन? इसका स्लोप कितना होगा ये बता दो। चलो स्लोप कितना होगा? तो इसका स्लोप होगा, स्लोप हम निकालते कैसे हैं? स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, चलो बताएं। जैसे मान लो लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया हुआ ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ओके चलो। तो यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लिया हुआ है वो ये लिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4 और दूसरा इक्वेशन लिया 6x प्लस 9y प्लस 12। ठीक है, तो पहले वाले लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? पहले वाले लाइन का स्लोप होगा m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, हो जाएगा -2/3। दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा m2, तो वो हो जाएगा -6/9। तो 3 2 6 एंड 3 3 9, तो वो भी कितना आ गया? दोनों लाइन का स्लोप बराबर हो गया। अगर दोनों लाइन का स्लोप बराबर हो गया तो समझ जाना कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पर m1 m2 बराबर हो गया। तुम क्या बोलोगे? सर तो पैरेलल लाइंस होगी। नहीं, अब इसमें थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है भाई कि अगर मान लो कोई दो लाइन दिया हुआ है, तब सब कुछ डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो जाए तो समझ आना कि लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन में भी स्लोप बराबर आएगा। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। और अगर मान लो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, तो जाकर के लाइन पैरेलल है। तो दोनों में अंतर हमें समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंपली स्लोप बराबर मतलब m1 बराबर m2 बोल देने से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। लाइन में फिर कांस्टेंट टर्म को भी देखना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म का रेशियो भी बराबर अगर हो गया, जैसे इस केस में बराबर हो जा रहा है, तो ये दोनों लाइन फिर पैरेलल लाइन बचा ही नहीं, फिर तो ये कोइंसाइडिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। दोनों लाइन एक ही लाइन बन गया, मेरे कहने का मतलब है। क्योंकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल लाइन तो कभी मीट करती ही नहीं आपस में। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली पैरेलल लाइन की बात करूँ। पैरेलल लाइन में क्या होगा? स्लोप बराबर होगा, साथ में c1 बाई c2 मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन भी साथ में लग रहा है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या हुआ यहाँ पे? हाँ, तो फाइनली अब यहाँ पे वापस आ जाओ। तो इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 के बराबर है, इसका कोफिशिएंट भी 1 के बराबर है, इसका कोफिशिएंट भी 1 के बराबर है, और इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, इसमें कांस्टेंट टर्म -1 है, इसमें कांस्टेंट टर्म -2 है। तो कांस्टेंट डिफर कर रहा है। तो इसमें कोइंसाइडिंग लाइन तो कोई हो नहीं सकता। सबका सब कौन सा लाइन होगा? पैरेलल लाइन। एक तो ये बात हमें ध्यान रखना है, सारा लाइन पैरेलल है क्योंकि सबका स्लोप बराबर है। ठीक है, दूसरा एक और फैक्ट याद रखना है। क्या फैक्ट याद रखना है? कि सबका स्लोप कितना है सारे लाइन का, इसमें जितना लाइन तुमको लिखा हुआ है सबका स्लोप कितना है? 1 का मतलब हुआ कि ये सारी लाइंस पॉजिटिव एक्स के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी। ये सारी लाइंस
तो m का मतलब होता है tan थीटा, अभी पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ। स्लोप का मतलब tan थीटा भी होता है। तो यहाँ से थीटा कितना होना चाहिए, π/4। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। ये सारी की सारी लाइन जो होंगी वो x के साथ 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। ये सब का सब कितना होगा, 45। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, आप मुझे बता दो जल्दी जल्दी, यहाँ देख के बताओ जिसका डोमेन क्या होगा। ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका रेंज क्या होगा, रेंज तो मैंने पहले ही बता दिया था, पहले ही बता दिया था 0 से 1। ठीक है, चलो दूसरा यहाँ पर देखो, एक और चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है कि जैसा लाइन यहाँ पे है, देखो ध्यान से, मतलब ग्राफ का पैटर्न देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, वही पैटर्न फिर दोबारा यहाँ पे रिपीट हुआ। ठीक है, फिर वही पैटर्न यहाँ पे रिपीट हुआ, फिर वही पैटर्न यहाँ पे रिपीट हुआ, वही चीज उठ के बार बार आ रहा है। ऐसे पीछे भी चले गए, ठीक है, ऐसे पीछे यहाँ पे चले गए, ऐसे ये ग्राफ भी उठ करके बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अपने पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार मतलब वही पैटर्न बार बार कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद, सर्टेन इंटरवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ग्राफ 0 पर है वही ग्राफ 1 पर भी है। अगर मैं देखूं 4 पर, तो 4 पर भी वही दिखेगा तुमको, वही उसी लाइन का रेप्लिका यहाँ भी दिखाई देगा तुमको यहाँ पर। अगर मैं आगे बहुत दूर चला जाऊं, मान लो 100 के पास पहुंच गया, तो 100 के पास भी जैसा जैसा लाइन 0 पर था वैसा ही लाइन मेरे को 100 के पास भी दिखाई। एम आई राइट, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई फंक्शन अपना पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है आफ्टर सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल, और रिपीट भी कहां से कहां तक करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। कहां से कहां तक, -∞ से लेकर के +∞ तक। अगर कोई फंक्शन अपना पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है आफ्टर सर्टेन इंटरवल, फ्रॉम -∞ से लेकर के +∞ तक, दैट फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। याद रहेगा। तो एक हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट मेरे को यहाँ पे देखने को मिला कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, एक पीरियोडिक फंक्शन। और यहाँ पर मैंने एक और डेफिनेशन बताया, ग्राफ को देख करके मुझे डिसाइड करना है कि फंक्शन पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। तो पीरियोडिक को पहचानने का तरीका मैंने तुमको सिखा दिया है। ग्राफ अगर मुझे दिया हुआ हो, क्या बताना है कि अगर कोई ग्राफ अपना बार बार पैटर्न रिपीट कर रहा है, कोई फंक्शन ग्राफ अगर बार बार पैटर्न रिपीट कर रहा है, वो भी कहां से कहां तक, -∞ से लेकर के +∞ तक, समझ जाना कि फंक्शन पीरियोडिक। दूसरा इसमें एक और फैक्ट है कि वैसे तो 0 पर जैसा ग्राफ है वही 100 पर भी ग्राफ होगा, यानी कि 100 लेंथ के बाद भी रिपीट कर, बट इसमें सबसे मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरवल कितना है, वो है 1। सबसे छोटा लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, हर एक लेंथ के बाद अपना पैटर्न रिपीट करते हैं। इसका मतलब कि जो सबसे छोटा लेंथ ऑफ इंटरवल होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड कितना होगा इसका, 1। तो ये सारा फैक्ट हमें याद होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में, इस सब का सब याद होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे पीरियोडिक फंक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहीं पे, तो अब मुझे बताओ कि तुम लोग ये देख के बताओ कि आगे चल के, वैसे फंक्शन चैप्टर में पीरियोडिक हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। पीरियोडिक किसको बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक कब होता है, वो सब पढ़ेंगे हमारे चल के, बट अभी थोड़ा टाइम भी। जैसे मैं तुमको ग्राफ से देखना सिखा रहा हूँ, तो जैसे मैंने एक ग्राफ तुमको ऐसे बना के दिखाया, ठीक है, ग्राफ बना दो ऐसे, ठीक है, ऐसे पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे रुकने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे खत्म होगा, ग्राफ चल रहे हैं। ये बताओ पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक, और कौन सा करेक्ट आंसर, नॉन पीरियोडिक। बिल्कुल ठीक, नॉन पीरियोडिक, बिल्कुल ठीक, नॉन पीरियोडिक। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, आंसर पीरियोडिक हो जाएगा, लेकिन गलत आंसर है, इट इज नॉन पीरियोडिक। तुमको ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्या अभी पीछे एक वर्ड स्पेसिफाई किया था कि ग्राफ का पैटर्न -∞ टू +∞ तक चलना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होगा, कॉन्टिन्यूस तो हो मतलब ग्राफ में ब्रेक नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ग्राफ में ब्रेक आ सकता है, मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया। हाँ, ये है कि माइनस से प्लस तक जाना चाहिए। ग्राफ में ब्रेक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखो। लेकिन जैसा ग्राफ पॉजिटिव में है वैसा ग्राफ नेगेटिव में भी होना चाहिए। अगर नेगेटिव में नहीं है तो उसको पीरियोडिक नहीं बोलेंगे,
दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो ये जो दूसरा ग्राफ बना हुआ है, हाँ ये जो दूसरा ग्राफ बना हुआ है y और x, दिस इज अ पीरियोडिक। यस, ये पीरियोडिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके यस सर। ठीक है, तो अब मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, तो अभी तक तुमने क्या क्या सीखा? सर फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ में रूट्स इनफाइनाइट होने चाहिए ना? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखो यहाँ पे कितनी बार ये x को कट करेगा, देखो कितनी बार कट करना है। यहाँ पे कट किया, 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 ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब कि इसके भी इनफाइनाइट रूट्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा कंप्लीट पिक्चर हो गया, और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। लाइन का इक्वेशन भी याद होना चाहिए, कितना एंगल पे इंक्लाइंड है वो सब याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें फिर से ये सब चीज यूज होगा वो आगे जाकर के। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में ये नहीं कि सिर्फ ग्राफ बता दिया खत्म हो गया, डोमेन ने बता दिया खत्म हो गया, उतना नहीं है। काफी कुछ उसके अंदर की कहानी है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन क्या है, एंगल कितना इंक्लाइंड है, सब कुछ पता होना चाहिए, क्लियर कट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। जैसे अभी तक हम सीख चुके हैं, अब मैं प्रॉपर्टी भी डिस्कस करने को एक एक करके। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल दोनों का इकट्ठे ही पढ़ लेते। ठीक है, हाँ देखो भाई, पहला प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट पहला प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो कि मैंने एक ये बॉक्स लगाया, उसके आगे एक और बॉक्स लगा, ये मेरा ए पार्ट है, ये मेरा बी पार्ट है, ये वाला बॉक्स लगाया, उसके आगे एक और बॉक्स लगा दिया। फिर मैंने क्या किया कि ये वाला बॉक्स लगाया, फिर ये वाला बॉक्स, और फिर लास्ट में क्या हुआ कि ये वाला बॉक्स लगाया। अब मुझे इन सब का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे मान लिया कि मैंने x का वैल्यू लिया, सपोज करो 5.2। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो हो जाएगा 5, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा 0.23। करेक्ट, सही। अब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? तो तुम देखो कि इसका वैल्यू 5 आ चुका है, तो इसके ये 5 रख दिया, तो आंसर अभी भी क्या आया? 5 ही आया। तो तुमको क्या समझ में आया? तुमको ये समझ में आना चाहिए कि चाहे मैं एक बॉक्स लगाऊं, चाहे 2 बॉक्स लगाऊं, चाहे 4 बॉक्स लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो वैल्यू एक बॉक्स से आ रहा है वही लगाने के बाद आना चाहिए। मतलब 2 बॉक्स लगा तो भी आंसर क्या होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये बाहर वाला बॉक्स जो है वो इरिलेवेंट बॉक्स है, उसका कोई यूज ही नहीं। सेम लॉजिक से यहाँ भी अपने आप करके देखो, यहाँ भी 2 बॉक्स लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसी तरह से तुम इसको सॉल्व करके देखो, तुम्हारे पास सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने आप करके देखो। इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसका आंसर भी 0। ठीक है, करके देखो, तो सामने लिखा ही है, वैसे स्क्रीन पे लिखी रहता है, अपने आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो और आंसर चेक करो सही है। तो एक बात यहाँ पे समझ में आया कि अगर 2 सिमिलर काइंड का बॉक्स अगर लगा हुआ है, अगर 2 सिमिलर काइंड का बॉक्स लगा हुआ है, तो एक बॉक्स को उठा के हटा दो और सिंपली एक ही बॉक्स से जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर दे देगा। लेकिन 2 डिसिमिलर काइंड का अगर बॉक्स लगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसको याद करते हैं अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अच्छे से याद करनी है आप लोगों को। ठीक है, ग्राफ तो याद होनी चाहिए और सारी के सारी प्रॉपर्टी। चलो सेकंड पार्ट पे आने। हाँ, मान लिया कि x और प्लस माइनस x, क्या होगा आंसर? कोई बच्चा आंसर बताए? 0। ओके, चलो एक आंसर आ गया, और किसी का आंसर कुछ इसके अलावा कुछ किसी का कुछ वेरी करना है? वेरिएबल आंसर आ रहा है तो बताओ। सर 0 है। ओके ठीक है, मैक्सिमम बच्चे 0 के साथ जा रहे हैं सर 1। या अच्छा 1 भी, मतलब वेरिएबल आंसर आ गया तो मुझे
लगता है कि सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो तो चलो यहाँ पे आ जाओ, सारी चीजें समझा दो। देखो मान लो कि मैंने केस बनाया, केस वन। ठीक है ध्यान से देखो, मैंने क्या किया कि एक्स का वैल्यू लिया 5.94। चलिए तो माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा -5.94। करेक्ट है। ठीक है अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा 5.94 का ग्रेटेस्ट। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो किसी का। ठीक है 5.94 तो वैल्यू कितना देगा, वो 5 हो जाएगा। ठीक है और -5.94 अगर लिया, सॉरी एक स्टेप और, ये एक्स था, ये माइनस एक्स था, तो ये हो गया 5.94। तो ये मुझे कितना आंसर देगा, -x, सॉरी -6 देगा। हाँ अब दोनों को ऐड कर दिया, जब दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ये तो एक पहला केस हुआ। अच्छा अब इसी में केस 2, मान लो कि मैंने x का वैल्यू 5 ले लिया, मान लिया। ठीक है तो मेरा -x हो जाएगा, -5 के बराबर हो जाएगा। तो इस बार क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 के बराबर होगा, उसका वैल्यू भी 5 ही होगा। और -x जो होगा वो मुझे -5 देगा, उसका वैल्यू भी -5 होगा। इस बार दोनों को ऐड कर दो, तो इस बार आंसर कितना होगा, 0 आ गया। 0। तो मतलब क्या समझ में आया, सब कुछ तो नया है इसमें। क्या नया है भाई, चलो अब मैं फाइनली रिजल्ट लिखता हूँ, कंक्लूजन। इसका वैल्यू होगा 0 अगर मेरा x जो है वो इंटीजर हो जाए, और इट विल बिकम -1 अगर मेरा x जो है वो नॉन इंटीजर हो जाए। आया समझ, ये ए पार्ट हुआ। अब तुम लोग, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग को ये बताना है, सोच समझ करके आंसर देना। चलो टेक योर टाइम, और इस बार गलती मत करना, सही सही आंसर बताओ। हाँ जी, 1। क्या आंसर आया, ओके बहुत बढ़िया जी। ठीक है देखो, आ, ठीक है देखो, वैसे तुम्हारे सामने सब कुछ है लिखा हुआ, तुम अपने आप करके देखना, यहाँ भी केस बना के देखना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिख के दे रहा हूँ, तुम लोगों को याद कर लो भाई। दिस विल बिकम 0 अगर हमारा x इंटीजर हो जाए तो, एंड दिस विल बिकम 1, इस बार -1 नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर मेरा x जो है वो इंटीजर, हमने करके देख लिया। ठीक है तुम्हारे सामने ही सब कुछ है, तो वैसे भी सोच के देखो ना। देखो जैसे मान लिए तुम ऐसे सोचो कि 5.94 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो जगह 0.94, और -5.94 का फ्रैक्शनल पार्ट, वो तुमको क्या बताया था कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो इंटीजर को छोड़ के जो बच गया वही आंसर हो जाएगा, और अगर नेगेटिव नंबर है तो जो इंटीजर को छोड़ के जो बचा उसको 1 में से घटा के लिखेंगे। तो 1 में से जब घटाओगे तो वो हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर कितना हो जाएगा, 1.06 हो जाएगा, यानी कि 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इस बार +1 आएगा, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आप लोगों को कि +1 था कि -1 था। तो याद रखने का तरीका क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो उसमें -1 आएगा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो उसमें +1 आएगा। ठीक है बस ये दूसरा। जैसे मैंने x लिया,
मैंने x लिया 5.68, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। और तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा 5, क्योंकि 5 और 6 के बीच में, ठीक है। अच्छा, मैंने x माइनस 1 लिया, तो इसमें से 1 घटा दो तो ये हो जाएगा 4.68, ठीक है। अब ये रहा नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6, ठीक है। तो हमारा x जो है वो ये रहा, और जो x माइनस 1 है वो यहाँ कहीं पे होगा, दैट इज 4.68, दैट इज x माइनस 1। तो यहाँ से मुझे क्या नजर आ रहा है, यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि x माइनस 1 जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से हमेशा छोटा होगा। ये 5 से तो हमेशा छोटा ही रहेगा ना, ये वैल्यू 4.6 से। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो इन टर्म दैट विल बी लेस देन x, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 5.68 आ रहा है और यहाँ पे इसका वैल्यू 5 आ रहा है, तो 5 से ज्यादा ही होगा ये 5.6। ये हमारा होगा केस 1, ठीक है। अब दूसरा केस, दिस इज केस 2, फर्स्ट सिनेरियो। केस 2 में मैंने क्या किया, x का वैल्यू 5 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 ही रहेगा, और x माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये 4 है, ये 5 है, और इधर 3, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, जो हमारा x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है दोनों यही है, लेकिन x माइनस 1 जो है वो इससे कम है, 5 से तो कम ही होगा 4। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस बार मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, ध्यान से देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। मेरा रिजल्ट आ रहा है कि इस बार x माइनस 1 से तो ग्रेटर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस 1 से तो ग्रेटर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है इस केस में, यहाँ पर ये दोनों बराबर है। तो मतलब ये वाला केस भी है सही, ये वाला केस भी सही है। अब देखो यहाँ पे ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, अब बार बार 2 केस बनाना मेरे लिए थोड़ा कम्बरसम टास्क होगा, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों को मिला करके एक नया रिजल्ट बनाया। यहाँ से क्या बनाया मैं, देखो इन दोनों को मिला करके मैंने एक नया रिजल्ट बनाया, और जो कि याद करना है, x माइनस 1 इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू x। तो ये हमारा एक नया रिजल्ट है। ऐसा लिखने से दोनों केस कवर हो गए, सही है। और इस रिजल्ट को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि फिर आगे चल के यूज होगा, लिमिट्स वगैरह चैप्टर में जब पढ़ेंगे, सैंडविच थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, वहां पे सब यूज होगा। ऐसा नहीं कि फंक्शन चैप्टर जो उसका तो आगे हर जगह पे यूज नहीं है, बट हमें अच्छे से लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। ये वाला चीज अच्छे से क्लियर हो गया सही बच्चों को, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। ओके ठीक है। हाँ, अब यहाँ से एक और चीज, यहाँ से मुझे एक और चीज पता चली, क्या ग्राफ बनाने का एक नया आइडिया मिल गया। देखो जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है दैट विल बिलोंग्स टू x माइनस 1, तो ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 1 मेरा ओपन में आएगा, और x जो है वो मेरा क्लोज में आएगा, सही है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है दैट विल बिलोंग्स टू x माइनस 1 टू x, उसमें x माइनस 1 ओपन ब्रैकेट होगा। ओपन का मतलब हॉलो सर्कल होता है, इसका मतलब हॉलो सर्कल होता है, इसका मतलब डार्क सर्कल होता है, ये हम जानते हैं। अब तुम बोलोगे इसका यूज क्या है, यूज ये है, देखो भाई अब मुझे ग्राफ बनाने में इसकी आसान, मतलब इसकी हेल्प से बहुत आसानी हो जाएगी। देखो जैसे मान लिया कि मेरे पास y बराबर कुछ भी ले लेते मान लो, अब ये सिंपल ले लेते हैं, y बराबर f ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो अगर मुझे ये चीज पता है, ये वाला फैक्ट जो मैंने अभी पीछे प्रूफ करवाया, ये वाला फैक्ट अगर पता है तो इसकी हेल्प से भी ग्राफ बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो देखो मैंने क्या किया कि मैंने इस वाले बॉक्स को अभी हटा दिया, हटा दिया। तो अगर हटाने के बाद मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, y बराबर x बनेगा,
ठीक है, y बराबर x मैंने अपने मन से बनाया। तो y बराबर x जो लाइन होता है वो ऐसा लाइन होता है, ये हमारा y होगी, ये हमारा x होगी। ठीक है, तो y बराबर x लाइन ऐसे बनता है, ऐसे। ये y बराबर x लाइन हो गया, और साथ में y बराबर x लाइन भी ड्रॉ करना है, और साथ में y बराबर x माइनस 1 भी ड्रॉ करना है। तो चलो इसको डिफरेंट कलर से बनाना है। तो y बराबर x माइनस 1 बनाया साथ में, ये लाइन हो गया y बराबर x माइनस 1। ठीक है, करेक्ट है। और ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट 0 होगा, ये वाला पॉइंट 1। उसके बाद क्या करना है, देखो x माइनस 1 पे हमेशा हॉलो सर्कल बनाना है, और इस पे क्या बनाना है, डार्क सर्कल बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डार्क सर्कल बनाया क्योंकि ये इस पे लाई कर रहा है, और मैंने इसको मिला दिया, इस पे हॉलो बनाना है। फिर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचा ऐसे, फिर यहाँ पे डार्क बनाया, फिर यहाँ पे हॉलो बनाना, आरएस बनाना। फिर ऐसे ही यहाँ पे हॉलो बनाया, यहाँ पे डार्क बनाया, फिर यहाँ पे हॉलो बनाया, यहाँ पे डार्क बना दिया। तो ऐसा ही ग्राफ बन रहा था हमारा। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, अब तुम देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाले पोर्शन, अब इन दोनों लाइन को मैं हटा देता हूँ, तो ग्राफ तो मेरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ग्राफ बनता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हाँ जी बताओ। यस सर। यस सर। यस, तो ये ग्राफ बनाने का दूसरा तरीका है। ठीक, अब जैसे मान लो मेरे से कोई पूछेगा कि अब इसकी हेल्प से कितना आसान हो गया मेरा काम। देखो जैसे मैं तुमसे अगर पूछता हूँ कि लेट्स से, जस्ट वेट, मान लो मेरे से किसी ने पूछा कि y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर इसका ग्राफ बनाओ, एक्स स्क्वायर ग्राफ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मैंने y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया। देखो ऐसे। अब ग्राफ अगर आपको नहीं पता तो वो कोई बात नहीं, मैंने तो आपको जितना मेरे से हो सकता है मैं करवाने की कोशिश कर ही रहा हूँ। बाकी आप सबको बोल देना, तो करवा देंगे आपको ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ऐसा कुछ ग्राफ बने। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिमेट्रिकली आना चाहिए वैसे। हाँ, ऐसा कुछ ग्राफ बना। ठीक है, तो पहले y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, और उसके बाद क्या करना है तुमको कि फिर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाना है उसी स्केल पे। तो मैंने y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाया। ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट। हाँ जी, देखो क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो। उसके बाद क्या करना है तुम लोगों को कि इस पे तो तुम्हारा जो है डार्क सर्कल बनाओगे, फिर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना, यहाँ पे हॉलो बनाओ, फिर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचो, फिर यहाँ पे डार्क करना, फिर यहाँ पे हॉलो कर दो। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे फिर इधर भी लेफ्ट में भी यहाँ पे फॉलो कर दो। ये बिल्कुल सिमेट्रिकली ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे। अब ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सिमेट्रिकली आएगा, बट यहाँ पे मैंने सिमेट्रिकल ग्राफ बना नहीं है, कोई बात नहीं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो बस इस तरह ग्राफ दिखाई देगा। तो ग्राफ में अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो ऐसा पैटर्न को दिखाई देगा किसका, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। समझ में आया क्या? अब तुमको ये लॉजिक बहुत काम का है। अभी जो प्रॉपर्टी जो है तुमको बताया, ये वाला प्रॉपर्टी सारा इसी से आ रहा है, इस वाले प्रॉपर्टी से। एक्स माइनस 1, तो एक्स के ऊपर कुछ भी रख दो। अगर मान लो कल को मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, उसको कोई फर्क पड़ेगा? अभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ये एक्स स्क्वायर लग जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। एम आई राइट? मुझे बता दो जल्दी। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, चलो जी।
तो ये भी प्रॉपर्टी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रॉपर्टी पे तो ग्राफ वगैरह तो ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से। तो कल को कोई तुमसे पूछे कि इसका ग्राफ बनाओ, y बराबर साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो क्या करोगे, ग्राफ बना लोगे साइन एक्स का। अब पहले तो साइन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ ऐसे बनता है, नहीं पढ़ रखा तो कोई बात, ये हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कवर करते हैं। ऐसा ग्राफ बनेगा साइन एक्स का, ठीक है। फिर साइन एक्स माइनस वाला ग्राफ ऐसे बनेगा, वो नीचे की तरफ आएगा, एक यूनिट ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पे डार्क, यहाँ पे हॉलो, ऐसे करके ग्राफ बनेगा। तो पैटर्न तुमको अपने दिख जाएगा, ठीक है। इसको अभी तुमने साइन एक्स वाला नहीं पढ़ रखा तो उसको फोकस करो, ठीक। तो बस ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब मुझे कुछ कुछ चीज और डिस्कस करना है। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, सॉल्व करना है इसको, सॉल्व क्या होना चाहिए आंसर तुम्हारे हिसाब से? हाँ जी बोलो भाई, क्या होगा आंसर बता रहे थे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 होगा, सोच के बताओ आंसर, थोड़ा सा इसमें करना है ना। बाकी बच्चे भी आंसर करो भाई, बाकी बच्चे भी क्लास में जो प्रेजेंट है वो सारे बच्चे भी आंसर x less than 4 greater than equal to 3। ओके, बहुत बढ़िया, सही है। देखो एक बच्चे ने सही आंसर बताया। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, x बिलोंग्स टू 3 से 4, 3 पे क्या लगा हुआ, क्लोज्ड, 4 पे ओपन। क्यों? क्योंकि अगर हमारा x अगर 3 से 4 के बीच में है तो ही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 3 के बराबर है। तो ये करेक्ट आंसर है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 3.47, क्या होगा आंसर जल्दी बताओ। नोट डिफाइन। हाँ तो क्या बोले, आंसर क्या लिखे? नोट नोट पॉसिबल। 5। ओके 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो इस बार क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड एक इंटीजर और राइट हैंड साइड एक नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर। तो एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर कभी बराबर हो नहीं सकता, ये पक्की बात है। दैट्स वाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। मैथमेटिक्स में नो सॉल्यूशन इज आल्सो सॉल्यूशन, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जहां पे हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ाया था वहां पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो भाई, अब ये तो यहाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे। जैसे मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि सॉल्व करो इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 5, क्या होना चाहिए आपसे, सोचो। आंसर बताओ। 6 से इंफिनिटी। ओके बहुत बढ़िया। 5 to infinity। अच्छा एक बच्चा कह रहा है 6, अच्छा 6 पे क्या लगाओ, क्लोज या ओपन? सर क्लोज्ड। ओके, ये तो एक बच्चे ने मेरे को आंसर बताया, और एक बच्चे ने बोला कि सर 5 से इंफिनिटी। तो अभी मैं उस बच्चे से पूछना चाहता हूँ कि 5 पे क्या लगाओ, ओपन या क्लोज? सर 5 पे ओपन लगाओ। ओके 5 पे ओपन और इंफिनिटी पे क्लोज, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। देखो भाई ये करेक्ट आंसर है, ये गलत आंसर। जो गलत आंसर हुआ, अब तुम लोग ऐसे कैसे हो गया, ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि अगर मान लो 5 से इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, 5 से इंफिनिटी का मतलब हुआ कि 5 ये रहा, तो 5 पे तो तुमने ओपन लगा था, चलो कोई बात नहीं, 5 में इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 5 से ज्यादा है। तो 5 से ज्यादा मान लो मैंने ले लिया, तुमको मैं करके दिखाता हूँ। मान लो 5 से ज्यादा मैंने ले लिया 5.26 ले लिया। अब 5.26 अगर x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5.26, दैट इज 5। अब यहाँ पे मैंने पुट किया इसको, तो मेरा इनइक्वालिटी ये बन गया 5 ग्रेटर देन 5, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। 5 5 के बराबर होता है, 5 5 से ग्रेटर थोड़ी ना होता है, इसीलिए ये हमारा आंसर जो है वो गलत आंसर है। और ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, 6 से इंफिनिटी। 6 से इंफिनिटी इसलिए करेक्ट आंसर है क्योंकि 6 रखोगे, मान लो 6 भी इंक्लूड करना है इसमें,
मान लो 6 रख के देखा तो 6 का वैल्यू 6 ही आएगा, और 6 5 से ग्रेटर हो, ये बात बिल्कुल ठीक। और 6 से कम रखा तो वो हमेशा 5 देने लग जाएगा, और 5 देने लग जाएगा तो बहुत गड़बड़ मामला हो जाएगा, क्योंकि 5 से ग्रेटर कभी नहीं होता, इसीलिए 6 से इन्फिनिटी करेक्ट आंसर। हाँ भाई, समझ में आया क्या? Yes. आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गया। देखो चलो एक और क्वेश्चन बताओ। अगर ये क्वेश्चन होता कि मॉड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या बोल, GIF ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अगर मान लो ये बताओ तो क्या होता आंसर? आप बताओ। 5 से इंफिनिटी, 5 to to close. infinity. ओके, बहुत बढ़िया। अब इस बार हमारा आंसर 5 से इंफिनिटी होगा, इस बार कोई दिक्कत नहीं। अब 5 पे क्लोज लगा दो। अब तुम बोलोगे 5 पे क्लोज क्यों लगाया? तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो 5 रखा है यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 वो 5 के बराबर होगा, और ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 5 ग्रेटर देन 5, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों ट्रू है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 5 से ग्रेटर होना चाहिए, या फिर 5 के बराबर होना चाहिए। और ये मैं तुमको पहले क्लास में बता चुका हूँ कि आइदर और में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ये ट्रू है ये फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या माना जाता है? ट्रू माना जाता है। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल ठीक आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, तो ये क्वेश्चन किससे समझ में आ जाएगा, सॉल्व करते टाइम ख्याल रखो इन सब बात। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप क्या लिमिट सब ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.9, इसका सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? हाँ जी बताओ। 7 to infinity. यस, 7 to करेक्ट आंसर। और 7 पे क्लोज होते हैं, 7 पे इंफिनिटी तक है। ठीक है, इस बार क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 7 रखने पर ये मुझे 7 देगा, और 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6.9। ठीक है, तो इस बार ऐसा नहीं सोचिए कि इस बार कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन कब नहीं आता? जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन होता, मतलब जब इक्वलिटी का केस अगर रहेगा और यहाँ पे इंटीजर नहीं है तो नो सॉल्यूशन हो। लेकिन अगर इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है, तो वहां कुछ ना कुछ आंसर आएगा पक्की। इसलिए मैंने ये सब क्वेश्चन पूछा। चलो अब आ जाओ दूसरे साइड पे। मान लो कि ये क्वेश्चन पूछो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 4, क्या होगा सॉल्यूशन? Minus infinity. माइनस इंफिनिटी से 4, Minus infinity. हाँ देखो, कितने बच्चे बोल रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से 4? बहुत सारे बच्चों का आंसर है। यहाँ पे क्या लगाओ, क्लोज या ओपन? Close. क्लोज्ड। ओके, ओपन। अच्छा कुछ बच्चे अच्छा ओपन भी बोल लेते बच्चे, तो मतलब मैं दोनों आंसर को कंसीडर कर रहा हूँ। एक बच्चे ने आंसर बोला ये क्लोज, ठीक है, और एक बच्चे ने आंसर बोला ओपन। ठीक है, मुझे दोनों आंसर में से कौन सा सही है वो देख। ठीक है, तो और भी किसी का कुछ आंसर आ रहा है तो बता दो भाई। अभी मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा, एक मिनट और वेट कर रहा था। किसी और बच्चे का कुछ और आंसर आ रहा था बता दो। Sir, 0 to 5 open. जीरो नहीं, जीरो कहाँ से आएगा भाई? माइनस इन्फिनिटी से 5, हाँ ऐसा बोल सकते हो। Yes, sir. क्या बोला तुमने? चलो एक बच्चे ने ये भी बोला है। 5. ओके, माइनस इन्फिनिटी से 5 पे क्या लगाना है? Open. ओके, हाँ देखो भाई, तो अब मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ये करेक्ट है, बाकी दोनों गलत। ठीक है, बहुत बढ़िया है। इस बच्चे ने आंसर बताया माइनस इन्फिनिटी से 5, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों आंसर सही है? तुम ऐसे सोचो कि ये रहा 4 और ये रहा 5,
ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है, जब लेस देन वाला पार्ट होता है ना तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लो 4 और 5 के बीच में कोई नंबर सोचो, जैसे 4 से आगे हम निकल गए और मैंने 4 के आगे जैसे 4.69 ले लिया, कोई नंबर सोचा, तो अब क्या होगा कि x का वैल्यू 4.69 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो हमारा हो जाएगा 4 के बराबर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा दैट इज 4.69, दैट इज 4। अब मैंने क्वेश्चन पूछा तुम लोगों से कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, आंसर मिलेगा यस, ट्रू है। तो इसका मतलब तुमको क्या समझ में आया कि 4 से आगे जाने पर भी ये सेटिस्फाई करेगा भाई। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो गया यहाँ पे, 4 से आगे अगर जाओगे तो भी सेटिस्फाई करता रहेगा। हाँ, एट द मोमेंट जैसे मैं 5 पे पहुंचूंगा तो 5 फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 5 अगर तुमने यहाँ पे रख दिया तो फिर तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगा, और 5 लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं होता है, इसीलिए हमने क्या किया, 5 को ओपन लगा दिया। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब माइनस इन्फिनिटी से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे, ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसमें ठीक है, ओके, यस सर। किसी को कुछ पूछना है क्या? अगर किसी को समझ में नहीं आया, अब इसका क्या आंसर होगा फिर उसी लाइन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 4 अगर होता तो क्या होता? माइनस इन्फिनिटी से 4। हाँ, इस बार कोई दिक्कत नहीं, इस बार हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, 4 पे क्या लगाऊं, ओपन। यस, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत, हाँ ओपन ब्रैकेट होगा, इस बार कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 4 से आगे निकलने पर वो 4 हो जाएगा, और 4 से छोटा होता ही नहीं है, और 4 के पीछे जैसे 3.98 लोगे तो 3.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 3, और 3 4 से हमेशा छोटा होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर यहाँ पे देखो हल्का सा एक चेंज किया मैंने यहाँ पे बस इक्वलिटी लगा दिया, और इक्वलिटी लगाने की वजह से कितना बड़ा चेंज आया है, देखा तुमने? तो ये सब चीज हमें ध्यान रखें, ठीक है। आई होप आपको, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी जल्दी। किसी को कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? अभी तक जितना सिखाया उसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो भाई। सर 3 से इन्फिनिटी। ओके, 3 से इन्फिनिटी एक आंसर आ गया भाई, बाकी बच्चे बताओ भाई आंसर, बाकी बच्चे भी आंसर बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि चलो भाई, ओके चलो 2 बच्चों का भी आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको मैंने टी मान लिया नेट से, ठीक है, टी मान लिया। तुम अभी इसको भूल जाओ, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता कि टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व कर, ठीक है। तुम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा तुम्हारा? तुमने आई होप ये पढ़ा हुआ है साइन स्कीम, इस तरह के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो हमारे पास प्रोसीजर होता है दैट इज कॉल्ड साइन स्कीम।
या इसका दूसरा नाम होता है वेवी कर्व मेथड। Yes, sir. तो तुम क्या करते हो, तुम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ठीक है। और इस पे सब पे और पावर है, तो साइन को चेंज करना है बस। तो सबसे एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव बना देते हो, ये पॉजिटिव हो गया। फिर साइन को चेंज किया, ये नेगेटिव हो गया। फिर साइन को चेंज किया, ये पॉजिटिव हो गया, एंड देन ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये हमारा इसका साइन स्कीम हो गया, मतलब इतने इंटरवल में ये पॉजिटिव है और इतने इंटरवल में नेगेटिव है। अब हमने क्वेश्चन पे फोकस किया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है पॉजिटिव, तो मैं अगर मान लो आंसर लिखता तो आंसर में ऐसे लिखता, टी बिलोंग्स टू 1 से 2, यहाँ पे पॉजिटिव है, और फिर दूसरा इंटरवल है 3 से इंफिनिटी। और उस बच्चे के पास ऑप्शन है, अगर कोई बच्चा यहाँ से वैल्यू पिक करेगा तो भी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, अगर कोई बच्चा यहाँ से वैल्यू पिक करता तो भी एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा। तो ऑप्शन है, इसलिए बीच में क्या लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो। बट मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि हम रेदर देन आंसर निकालने से बेहतर ये है कि उसका पूरा ऑपरेशन करो, एनालिसिस करो कि ये आंसर आया कहाँ से। मतलब मैं अगर इस आंसर को लिखने की कोशिश करूँ तो आंसर में कैसे लिखूंगा, देखो आंसर में लिखूंगा कि मेरा टी जो है वो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, या फिर टी जो है वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। इसी को मैंने सेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो टी बिलोंग्स टू ये 1 से 2 हो जाएगा, और का मतलब और हो गया, और ये 3 से इंफिनिटी। बट ये आंसर तो इमैटेरियल है, मेरे लिए काम का चीज है ये, क्योंकि इसी की हेल्प से हमारा ये वाला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व है। तो एक हमने तुमको याद हुआ कि हमने कुछ ऐसे मॉड वाला क्वेश्चन भी करवाया था, याद करो। मॉड भी जब मैं पढ़ा रहा था हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिया था, मॉड x-1 इनटू ऐसा कुछ करके लिखा था x-2 समथिंग समथिंग। तो वहां पर भी हमने ये पूरा एनालिसिस किया था कि कैसे करना है। तो इसीलिए हमें ये सब बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो फाइनली जाकर के हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-1 -2 -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, इसको मैंने टी बोल दिया था, इसका सॉल्यूशन होगा 1 से हमारा 2 के बीच में होना चाहिए, या फिर 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा पूरा फोकस रहेगा कि पहले मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, और दोनों का क्या लूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा, सॉरी यूनियन लूंगा, सॉरी बाय मिस्टेक, क्योंकि और है तो क्या है यहाँ पे यूनियन आएगा, ठीक है। तो जाकर के मेरा फाइनल आंसर है। अब रही बात, मेरा पूरा फोकस होना चाहिए इस वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने। अब इस वाले इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो मान लो कहीं पर x है जो ऐसे लिखता है 1 से 2 के बीच में, तुम इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा मेरा, इसको पढ़ने का तरीका मेरा रहेगा ये कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए। अब 1 से ग्रेटर तो, हाँ 1 से ग्रेटर तो 3 भी होता है, तो 3 तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे x जो है 1 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड और क्या होना चाहिए, x लेस देन 2 से लेस होना चाहिए, यस। तो बस ये हमारे काम का चीज हो गया। तो यहाँ पर भी इस वाले इनइक्वालिटी को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया। एक पार्ट हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 2। सही है, बहुत बढ़िया। अब समझ में आ रहा है तुम लोग को, डिकोडिंग समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हमें अगर एंड और का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम कभी गलती हमसे होने का चांस ही नहीं है, हम जो मर्जी क्वेश्चन सोच लें सब सही करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व किया, अभी मैं पढ़ा के आ गया हूँ, जस्ट अभी कुछ पहले पढ़ा है। तो तुम लोग मुझे इसका आंसर बताओगे, इस वाले इनइक्वालिटी का आंसर क्या होगा। x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, 1 से, यस। और इसका सॉल्यूशन कितना आएगा भाई, इसका सॉल्यूशन आएगा माइनस इंफिनिटी से 2। अभी ध्यान से करो, यस।
बहुत बढ़िया। अब इन दोनों के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है, एंड, तो एंड की वजह से क्या आएगा, इंटरसेक्शन। चलो भाई इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ये हो गया आपका, ध्यान से देखो कितना क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 3। तो एक सेट है तुम्हारा 1 से इंफिनिटी और एक सेट है माइनस इंफिनिटी से 3 की तरफ। तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना आया, 1 से 3। हाँ यस। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको सॉल्व करके मेरा सॉल्यूशन आ गया 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, ओपन लगेगा। ठीक है, आई होप सब क्लियर हो गया। अब आ जाओ राइट हैंड साइड। अब बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 3 to infinity। 3 से इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। अब 3 पे क्या लगाओगे, क्लोज। ठीक है, अब ये हमारा लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन हुआ और ये हमारा राइट का सॉल्यूशन हुआ। तो लेफ्ट और राइट के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है, और तो यानी कि इन दोनों के बीच में क्या लेंगे, यूनियन। तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 1 2 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब इन दोनों को मिला के तुम ये भी लिख सकते हो 1 से इंफिनिटी। तो देखो आप, तो देखो आपने क्या आंसर बताया था, 3 से इंफिनिटी, जबकि आंसर क्या आ रहा है, 1 से इंफिनिटी। समझ में आया क्या? तो इसीलिए ध्यान से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर British integer and as well as fractional part of x. Everything I have covered. तो अब बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं कि कौन सा टॉपिक डिस्कस करें। तो बाकी कुछ होगा तो ग्राफ वगैरह डिस्कस करेंगे और फिर बाकी डोमेन नेम वाला सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया और सब कुछ। यस। तो आप लोग क्या करो, अच्छे से रिवाइज करो जो भी मैंने करवाया अभी तक। ठीक है, एंड देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Okay, welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Bye. Bye, sir.